नमस्कार साथियों, मैं रुपेश भाल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इन्हें आप देखिए, समझिए कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले आपको एक बात बता दें कि प्ले स्टोर से ऑल एग्जाम प्लेस का आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जितने भी कोर्सेज जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप एक पेड कोर्स आराम से खरीद सकते हैं और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे जो कोर्सेस हैं, आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसका आप एक कोर्स परचेस कर सकते हैं और सिलेबस के साथ साथ इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, ताकि जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार के, किस लेवल की है वो। ठीक है, तो स्पेशल साइंस का जो कोर्स है वो आपको मात्र 1000 रुपए में मिल रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करें और अभी इसी वक्त कोर्स को परचेस कर लें, ताकि आप साइंस में अच्छे हो सके, मतलब प्रैक्टिस कर सकें उसकी। ठीक है, ताकि जो भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाए साइंस से, उसको आप आसानी से बना सके। तो दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास का पहला प्रश्न है वो है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में परमाणु सिद्धांत है क्या। तो परमाणु सिद्धांत यह कहा गया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसमें सेंटर में, मतलब केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमारे मूल कण है। इसके साथ साथ नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका परमाणु है। ठीक है, बीच में होता है केंद्र में नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूल कण होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इसके बारे में जो हमारा जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के भी पहले हमें किसने बताया था? डाल्टन भाई साहब ने बताया था कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, सूक्ष्मतम भाग होता है और यह अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है मतलब आप परमाणु के और टुकड़े नहीं कर सकते। यह किसने कहा था? यह किसने बताया था? तो डाल्टन भाई साहब ने बताया था। तो इसका सही जवाब यह हो जाएगा कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम याद रखिएगा, डाल्टन ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न अगर हम देखें कि परमाणु की रचना के लिए कौन से मूलभूत कणों की आवश्यकता होती, कौन कौन से मूल कण होते? तो अभी मैंने आपको बताया कि परमाणु के केंद्र में जो केंद्र होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होता है दोस्तों? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मूल कण होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ताकि ये भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा गया कि मूल कण कौन कौन से हैं, तो हमने देखा है कि हमारे पास क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ये दोनों साथ में नाभिक में है तो इसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं हम ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग परमाणु में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उसके मूल कण होते हैं। तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों,
ये बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो इसके पास हमें पास दोनों जो परमाणु में दोनों चीजें हैं, परमाणु का आकार भी और नाभिक का आकार, दोनों पे चर्चा करते हैं। तो नाभिक अंदर होता है, तो नाभिक का जो आकार होता है, अगर मैं बात करूं मीटर में, तो 10 की घात माइनस के कितने मीटर, 15 मीटर का आकार होता है नाभिक का, माइनस के 15, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, -15 मीटर। जबकि अगर मैं परमाणु के आकार की बात करूं, परमाणु का आकार की बात करूं मैं, तो परमाणु का जो आकार होता है वो नाभिक से बड़ा होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो परमाणु का आकार होता है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि नाभिक का आकार, देखो अगर बड़ी घात है लेकिन माइनस में, मतलब मान वो छोटा है, ठीक है, तो नाभिक कहां है, अंदर है, तो उसका आकार छोटा है, तो कितना है, 10 की घात -15 मीटर। जबकि परमाणु का आकार पूछा जाए तो परमाणु का आकार नाभिक से बड़ा है, इसलिए 10 की घात -10 मीटर में है। और अगर यही चीज हमसे सेंटीमीटर में पूछ ली जाएगी तो -13 सेंटीमीटर नाभिक का आकार हो जाएगा, जबकि परमाणु का आकार 10 की घात -10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में मीटर में है तो मीटर में टिक लगाइए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में देखिए। तो हमसे पूछा गया है परमाणु के नाभिक का पूछा गया है, तो नाभिक का जो आकार है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, -13 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, और दोनों ही है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में है ही। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, तो नहीं होता है। इस वजह से डी वाला हमारा कैंसिल हो गया, और ए और बी जो दो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे वो एक ही में आ गए। तो हमारा जो सही जवाब हो गया वो हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, ठीक है। इस पे 0 चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है। और ये जो हमारा अंदर भाग होता है ये हमारा होता है दोस्तों नाभिक, जिसके अभी हमने आकार की बात की तो -15 मीटर इसका आकार होता है। और अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो -13 सेंटीमीटर इसका आकार होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कार्बन परमाणु क्रमांक मान लेते हैं 6 हमारे पास, ठीक है, मतलब होता ही है, मान के लेना उसमें। तो कार्बन का जो हमारा परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है, मतलब आपको परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 6, और आपको उसके साथ साथ परमाणु द्रव्यमान, उसका जो मास है वो आपको दे दिया जाए कितना, 12। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि फिर बताइए कि परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछ ली जाए तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज पता होना चाहिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। मतलब परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब उसके पास जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही उस पर ऋणात्मक आवेश भी होता है। इस वजह से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है क्या हमें पता है। तो याद रखिएगा जो आपका परमाणु क्रमांक है वही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और वही आपके प्रोटॉनों की संख्या है। इसका मतलब यह कि अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है कितनी, 6। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो आपको प्रोटॉन की संख्या भी पता है कि कितनी होगी, 6 होंगी। तो इसका मतलब यह कि इस प्रश्न में आपको जो द्रव्यमान दिया गया वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें से क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सही जवाब हमारा क्या हो गया, ए होगा कि कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों कितनी होंगी, 12 होंगी। समझ में आ गया यहां तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इसी को हम, इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो जो मेरे पास नहीं होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा होगा, वो हमारा न्यूक्लियॉन की श्रेणी में नहीं आएगा।
तो हमारे पास क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन है न्यूक्लियन में, तो है। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन में नहीं है, वो बाहर होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रॉन भी किसके अंदर होता है? तो नाभिक के अंदर होता है। और जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिरूप होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। सॉरी, पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इसको पी की बजाय, क्योंकि ये प्रोटॉन हो जाएगा, हम क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर होता है, जबकि पॉजिट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है। इसलिए जो हमारा इसमें जो नाभिक, अगर न्यूक्लियन पूछ लिया जाए तो पॉजिट्रॉन भी उसी का जवाब होगा। तो हमारा जो गलत जवाब होगा कि कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के क्या होता है दोस्तों? बाहर होता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखना पॉजिट्रॉन की खोज जो थी वो एंडरसन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन के द्वारा। तो यह भी अलग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी एंडरसन ने। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, जो हमारा हीलियम परमाणु है अगर वो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो क्या मतलब क्या बना लेगा? वो क्या वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, या धनात्मक हीलियम बन जाएगा, या नकारात्मक बन जाएगा, या अल्फा कण बन जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हीलियम जो होता है अगर वो धनात्मक आवेश बना लेता है इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, तो वो हमारा क्या बना लेगा? धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? धनात्मक हीलियम आयन। याद रखिएगा, धनात्मक हीलियम आयन बना लेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या बन जाता है, तब जाकर यह अल्फा कण बनाता है। यह भी याद रखिएगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो वो क्या बन जाता? वो बन जाता हमारा अल्फा कण बनता, जब वो He2+ देता। तो क्योंकि He2+ जो होता है वो अल्फा ही होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की बात कर रहे हैं हम। तो बोहर ने, रदरफोर्ड ने, मोजले ने, या फिर थॉमसन ने? तो याद रखेगा आपने बचपन में ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने आपको क्या समझाया था कि उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली थी। सोने की एक पतली पन्नी ली थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, उस पतली पन्नी पर उन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों की बौछार की थी। किन कणों की बौछार की थी? क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन कणों की बौछार की थी? तो अल्फा कणों की बौछार की थी। और उन अल्फा कणों की बौछार किस पे की थी यह भी पूछ सकते हैं। तो सोने की पतली पन्नी पे की थी। तो ये रे जो होती है, उन्होंने क्या देखा कि केंद्र से टकरा कर वापस आ जाता है। मतलब नाभिक जो हमारा परमाणु है उसके केंद्र में कुछ ना कुछ होता होगा। इससे उन्होंने ये पता लगाया कि नाभिक क्या होता है। तो ये सब काम किसने किया दोस्तों? रदरफोर्ड ने ये पता लगाया था कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, जिससे अल्फा कण सीधे टकराकर वापस लौट आते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी चीजें नोटिस की थी, जैसे परमाणु से क्या होता था कि बहुत सारे अधिकांश जो अल्फा कण थे वो आर पार जिलाधार हो जाते थे। मतलब परमाणु जो होता है वो अधिकांश खोखला होता है, और कुछ जो कण थे वो टकरा के डाइवर्ट हो गए थे, मुड़ गए थे, अपनी दिशा से भटक गए थे। इसका मतलब होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज थी। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब हमें पता चला कि भैया रदरफोर्ड ने जिन चीजों का अंदाजा लगाया था वो क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो सही जवाब होगा दोस्तों रदरफोर्ड। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछ लिया जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? स्थिर होते हैं, केंद्रित होते हैं, गैर स्थित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा उनके अनुसार, उनके परमाणु मॉडल के अनुसार जो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ये रदरफोर्ड भाई साहब का कहना है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा 10वां प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, वो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कण ऋण आवेश रखता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है,
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो चार्ज होता है उस पर, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिरूप होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणात्मक आवेश e की पावर माइनस लिख रखा है हमने, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है। तो हमसे ऋणात्मक आवेश पूछा गया तो हमने सही जवाब लगा दिया इलेक्ट्रॉन। पर अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि किस पर कितना कितना चार्ज होता है तो वो भी हम बता देते हैं, जरा देख लीजिएगा एक बार कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम माइनस में होता है, जबकि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारा 1.67 इंटू 10 टू द पावर, इसमें कितना होता है चार्ज माइनस के 19 कूलम इस पे होता है, लेकिन 1.67 प्लस में, या 6 लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, वो भी किसमें, प्लस में। जब मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो जीरो चार्ज हो जाता है, जबकि अगर मैं पॉजिट्रॉन की बात करता हूं, तो पॉजिट्रॉन को हमने ई की पावर प्लस से डिनोट किया है, तो वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पर था लेकिन प्लस में होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, इस पर क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है, जो कि प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि अगर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और वो भी कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं जितने प्रश्न अभी हमने क्लास में किए वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम छोटे वीडियो में आपको 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए लाएंगे, ताकि आप कम प्रश्नों की मदद से बहुत सारी चीजें समझ सकें। तो दोस्तों अगली क्लास में मुलाकात होगी, विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।